आपके अधिकतम मतदाता खेती किसानी से जुड़े होंगे। आपकी बिरादरी के लोगों का तो मुख्य पेशा ही है कृषि है। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है। और एक और इसी के साथ जुड़ा सवाल, आपने गन्ने मिल चीनी मिल की तो आपने बात की, लेकिन पिछले 5 सालों में गन्ने का एमएसपी कितना बढ़ा? युवाओं की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ साथ दूसरा सवाल महंगाई। इन मुद्दों की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेता अक्सर इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। अपोजिशन इसको मुद्दा बना रहा है बड़े पैमाने पर। हमने देखा किस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह महंगाई है। आप मानते हैं? महंगाई जो आप बता रहे हैं, महंगाई तो थोड़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ पैसा भी लोगों के पास बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बस्ती सदर के विधायक दयाराम चौधरी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से वे विधायक थे। इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए उनसे पूछते हैं किन मुद्दों के साथ इस बार वे चुनाव में जा रहे हैं। स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, जो पिछली बार जिन मुद्दों को लेकर के हम गए थे चुनाव में, और जो हमारा संकल्प पत्र था, उसको एक एक करके पूरा करने का पूरा हमारी सरकार ने प्रयास किया है और लगभग हद तक पूरा भी हुआ। वर्तमान समय में अगर उन उपलब्धियों के अलावा आप चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इस नगर पालिका परिषद में हल्की सी बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उस जल जमाव को कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए एक मास्टर प्लान बना करके सीवर लाइन डलवाने के लिए मैं वैसे पिछली बार भी प्रयास कर रहा था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया है। उस प्रयास को फिर सफल करने का प्रयास करूंगा, जिससे शहरों में जल जमाव की समस्या न आने पाए। बड़ी पुरानी सब सड़कें बनी हुई हैं शहर की। वो सड़कों का उस समय बनी थी जब आना जाना कम था, आबादी कम थी, चौराहा सकरा था, सड़कें पतली थी। वर्तमान समय में आबादी बढ़ती जा रही है, हर चौराहों पर लगभग जाम लगा रहता है, लोगों को आने जाने के लिए सड़कें भी पतली हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि ये जो जाम की समस्या नगर पालिका परिषद में रहती है, इस जाम की समस्या से भी निजात दिलाया जाए। चौराहों का चौड़ीकरण कराया जाए, सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाए, या अन्य उसको ऊंचा करने की बात आती है, ऊंचा करने के लिए भी प्रयास करके ये सड़कों को सुरक्षित आवागमन बनाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा। जब कोई व्यक्ति 5 साल विधायक रह लेता है तो उससे लोगों की अपेक्षाएं कम, जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है। लोग पूछते हैं हाँ कि आप जब अब जनसंपर्क कर रहे होंगे तो कई बार लोग आपसे पूछते होंगे कि हाँ 17 से 22 आपको मौका हमने दिया, 22 में फिर क्यों दें? देखिए, सही है कि लगभग 5 साल का कार्यकाल हमको मिला था। 5 साल में 3 साल हम लोग भरपूर तरीके से विकास के काम में लगे हुए थे, और विकास की एक एक मैं चर्चा करूं आपको तो सबसे पहला मुद्दा आपने देखा होगा, हमारे संकल्प पत्र में भी था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का जो केसीसी का कर्जा था, जो ब्याज दर ब्याज होकर के बढ़ता जा रहा था, तमाम किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम केसीसी का कर्जा 1 लाख रुपए तक माफ़ करेंगे, और आप जान करके खुशी होगी कि 36,000 करोड़ रुपया, लगभग 46 लाख किसानों का बकाया हम लोगों ने माफ़ किया। दूसरा, हमारे यहाँ एक शुगर मिल मुंडेरवा की थी जो बंद पड़ी हुई थी, तो 20 साल से बंद पड़ी थी। लोग निराश हो चुके थे, बीआरएस लेके घर जा चुके थे। उसमें तमाम आंदोलन हुए उस मिल को चलाने के लिए, यहाँ तक आंदोलन हुए कि उसमें गोलियाँ चलीं और 3 किसान भी शहीद हो गए, उनकी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। लेकिन जब भी चुनाव आता था सभी सरकारें वादा तो ज़रूर करती थी, लेकिन किसी सरकार ने अमल नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला, तो मेरी ये प्राथमिकता में था कि मुंडेरवा की शुगर मिल चलाई जाए, और उस प्राथमिकता के अनुसार मैं प्रयास भी करना शुरू किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन को सुना, और आपको सुनकर के ताजुब होगा कि 1 साल के अंदर ही वो नए मिल का निर्माण बनकर के कंप्लीट हो गया और मिल चालू भी हो गई। वर्तमान समय में तमाम हमारे जो छोटे मोटे रोजगार वाले थे, कोई खोंचा बेचता, कोई मूंगफली बेचता, कोई आपका पान बेचता, कोई बीड़ी बेचता, समोसा बेचता, ऐसे तमाम लोगों का रोजगार भी लग गया। हजारों युवाओं को वहाँ नौकरी भी लग गई। जो हमारा कस्बा उजड़ रहा था, छोटे छोटे व्यापारी थे, कोई बड़े व्यापारी मुंडेरवा में नहीं है,
उन व्यापारियों का भी आमदनी बढ़ने लगी, उनके भी चेहरे पर खुशहाली आ गई और मुंडरवा से संबंधित लगभग 50 से 75 हज़ार किसानों को सीधे लाभ गन्ना बेच करके उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो हमने जो 3 किसान आत्मा शहीद हुई थी, उनकी आत्मा को शांति के लिए भी हमने मिल को चलवा दिया, उनकी आत्मा को शांति मिल गई। किसानों का फ़ायदा हुआ, बेरोजगारों का फ़ायदा हुआ, व्यापारियों का फ़ायदा हुआ। और उसी के बाद तकनीकी शिक्षा के लिए हमारे मुंडरवा बाज़ार में भी कहीं कुछ नहीं था, वहाँ एक ITI विद्यालय भी बन करके लगभग तैयार हो गया है। अब तकनीकी शिक्षा को भी जो नए बच्चे हैं वो अपने घर से जा कर के तकनीकी शिक्षा भी ले सकते हैं। हाँ, एक अभाव है कि हमने जो घूम करके देखा, मेरे यहाँ 3 ब्लॉक पड़ते हैं। आपका बनकटी का कुछ हिस्सा पड़ता है, साहू घाट का पड़ता है, आपके बस्ती सदर का पड़ता है। तीनों ब्लॉकों में लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। तो हमने हर ब्लॉक में एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोलने के लिए प्रस्तावित भी किया है और इस बार उम्मीद करते हैं कि उसकी स्वीकृति भी हम करा लेंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा जिससे लड़कियों को भी शिक्षा लेने में कहीं दूर न जाना पड़े, नज़दीक विद्यालयों में वो शिक्षा पा सकें। ऐसा मेरा ये प्रयास ये रहेगा। टाउन एरिया भी हो गया, आपका मुंडरवा हो गया टाउन एरिया, गणेशपुर टाउन एरिया हो गया। और सड़कों का आप देख ही रहे हैं, जो 70 सालों में जो सड़कें नहीं बन पाई थी, शहर के चारों तरफ सड़कों का एक जाल सा बिछ गया और ऐसी सड़कें बनी कि जिसकी मजबूती का भी प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि वो आज बन रही हैं और सवेरे वो टूट रही हैं, इसका भी हमने प्रमाण देने का काम किया है। 2 विद्युत उपकेंद्र, ताजुब करेंगे, बस्ती सदर विधानसभा में संत कबीर नगर से बिजली की सप्लाई आती थी। कभी कोई आंधी तूफान में खंभा टूट गया, तार टूट गया तो वहाँ जाने में लोगों को कठिनाई होती थी और महीना भर उनके दुरुस्त नहीं होते थे, खंभा और तार नहीं लग पाते थे। 2 विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनवा दिया। एक बेवतारा में बना है, जो बागनगर से बिजली आती थी, सारे कनेक्शन कटवा करके हम अब बेवतारा से जोड़ देंगे। इधर गोटवा था जो हमारे बाहर से आता था, उसको कटवा करके हम गोटवा से जोड़ दिए। अभी एक और नया विद्युत उपकेंद्र हमारा स्थापित है, एकमा गांव पंचायत में है और उसकी बिजली आती है हरिहरपुर से, संत कबीर नगर से। उसको भी मैं उसको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उन विद्युत को भी वहाँ से जुड़वा दिया जाए। इसके अलावा जितने हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों को भी हमने सौंदर्यीकरण कराने का पूरा प्रयास किया है और लगभग जितने भी हैं इस तरह के, उनको एक पर्यटक का रूप देने के लिए मैंने उसका हर तरह से सौंदर्यीकरण कराया है और जो वर्तमान में आपको दिखाई भी पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आपका जो गणेशपुर है, कस्बा है, बड़ी चर्चा होती थी मूड़ घाट से और दुबौला रोड के लिए इतना एक्सीडेंट होते थे, इतनी पतली सड़कें थी, उसको चौड़ीकरण कराया, उसको उच्चीकरण कराया। आज लगभग वो बन करके तैयार हो गई है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे ढेर सारे काम हुए हैं जो हमारी केंद्र की योजनाओं का वो प्रभावी कार्यक्रम गांव में चल रहा है। आपके उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाओं का लाभ गांव के आम आदमी तक मिल रहा है, उन योजनाओं की हम चर्चा करेंगे तो आप बहुत समय लग जाएगा। इतना जानिए कि कोरोना जैसे महामारी में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, सारे लोगों ने मिल करके, चाहे जो भी उससे पीड़ित रहा है, उसको राहत पहुंचाने का काम किया। जो बाहर से प्रवासी हमारे बीच में आए, उन प्रवासियों को भोजन की व्यवस्था करना, उनको चप्पल की व्यवस्था करना, उनके दवाई की व्यवस्था करना, पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बढ़ करके और सेवा भावना से कार्य किया है। कोई भी विपक्ष की पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, कोई भी रहा हो, इस महामारी में कोई भी संगठन का पदाधिकारी या अन्य कोई भी दिखाई नहीं पड़ा है। हम उसको भी लेके जा रहे हैं। हमने सुशासन स्थापित किया है, कानून का राज स्थापित किया है। जानते हैं, यहाँ नारा लगता था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जैसे लगता था कानून है ही नहीं है। अरे भाई ठीक है, अगर वो सरकारी ज़मीन है तो तमाम गाँव में भूमिहीन लोग हैं, उनके रहने के लिए आवास नहीं है, उनके खेती के लिए ज़मीन नहीं है, तमाम हमारे शहीद हो जाते हैं सैनिक, उन सैनिकों को तमाम पट्टा दिया जाता, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए। तो उन ज़मीनों को एक कानूनी माध्यम से हम उस आवश्यकता अनुसार लोगों को वितरित करते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने बिल्कुल हल्ला बोल किया था, हल्ला बोल करके उन ज़मीनों को कब्जा करने की बात चल रही थी। माफियाओं का बोलबाला था और छिनैती और डकैती तो आम हो गई थी। तो इन सारे पर अंकुश लगाते हुए हमने जो सुशासन का राज किया है और कानून का राज कराया है, उसके बल पर भी हम जा रहे हैं क्षेत्र में। तो हम विकास को भी लिए हैं
हमने आस्था के केंद्र को भी लिया है, हमने तकनीकी शिक्षा को भी लिया है, हमने लड़कियों की शिक्षा को लिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत सारे लगभग 500 वर्षों से लड़ाई चल रही थी कि वो भगवान राम का मंदिर है अयोध्या में। तमाम लोग लड़ते लड़ते या ये सोचते सोचते कि कभी मंदिर बन जाता, मैं दर्शन कर लेता, मैं धन्य हो जाता, इस दुनिया से चले गए, लेकिन भगवान राम का दर्शन नहीं हो पाया, मंदिर नहीं बन पाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय जी को, जो जिनके फैसले के अनुसार गुण दोष के आधार पर फैसला हुआ, राम मंदिर बनने के लिए निर्णय हुआ। और उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार ने पूरे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आराम से वहाँ शिलान्यास हुआ और मंदिर भव्य बन के तैयार हो रहा है। हम ही लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में उस मंदिर का, भगवान राम का दर्शन भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो ये तमाम ऐसे हमारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम गांव में जा रहे हैं। और पहली बार मैंने देखा जो जातियों के आधार पर राजनीति होती थी, जो धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, जो पंथ और समुदाय के नाम पर राजनीति होती थी, वो राजनीति कुंद होती जा रही है। और एक भाईचारा की जो राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो राजनीति का एक नया ट्रेड चला है। और उससे जुड़ करके वो सब अब जातियों को किनारे करके विकास को गले लगा रहे हैं। और उस विकास के नाम पर हम फील्ड में जा रहे हैं। गांव का आम आदमी, गांव से लेकर के शहरों तक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछली बार भी साथ रहा है, आज भी साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला था वो आज भी खिला हुआ है, आगे भी खिला रहेगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम लोग तमाम मुद्दों को समाधान करने के बाद और कुछ मुद्दे जो रह गए हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। किसानों का आपने जिक्र किया, आपके अधिकतम मतदाता खेती किसानी से जुड़े होंगे। आपकी बिरादरी के लोगों का तो मुख्य पेशा ही है, कृषि है। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है। और एक और इसी के साथ जुड़ा सवाल, आपने गन्ने मिल, चीनी मिल की तो आपने बात की, लेकिन पिछले 5 सालों में गन्ने का एमएसपी कितना बढ़ा? देखिए, गन्ने का एमएसपी भी पहली बार हम लोगों ने बढ़ाया है। 5 साल में आप जान ही रहे हैं, 2 साल कोरोना के नाते सारे कारोबार ठप थे। सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ सारी योजनाओं को ढकेल दिया गया था। पहले जान बचाने के लोगों के लाले पड़े हुए थे। इस कोरोना महामारी हमारी प्राथमिकता थी, लोगों का जान बचाया जाए। और जो आपने आवारा पशुओं की बात किया है, हमने व्यवस्था किया है कि आवारा पशुओं को कहीं न कहीं बाढ़ के माध्यम से, उसको गौशाला के माध्यम से रोका जाए, उनको चारा दिया जाए, उनको खिलाया जाए। और इसके अलावा भी हमने, चूँकि बस्ती शहर, बस्ती ज़िला एक पायलट प्रोजेक्ट योजना में चयनित हो गया। अब तो आगे भविष्य के लिए जो हो गए हैं आवारा पशु चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था तो हम चुनाव के बाद करेंगे ही करेंगे। और उसको और गति देंगे। जो हमारे बाढ़ हैं, हमारे गौशाला हैं, उनको सुसज्जित करेंगे। उसमें हम लोगों को उनमें फिर और खिलाने की व्यवस्था, उनके देख रेख की व्यवस्था करेंगे। और आगे जो हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने बताया पायलट प्रोजेक्ट योजना में बस्ती जनपद चयनित हो गया है। हम कृत्रिम गर्भाधान जो करा रहे हैं आगे, अब यह उस कृत्रिम गर्भाधान से लगभग 98% बछिया ही पैदा होगी, बछवा पैदा ही नहीं होगा। ऐसी भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। तो हम हर तरह से किसानों को सुविधा देने के लिए, जहाँ एक तरफ बिजली फ्री कर रहे हैं, उनको खाद के लिए आपने देखा पूरे 5 वर्ष से लेकर के आगे पिछले 14 से ही कभी लाइन नहीं लगानी पड़ी, गैस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी। बिजली, यही बिजली आप देखते हैं, मैं भी देखता था, वकील साहब भी मेरे बगल बैठे हुए हैं, आप जाते थे, रोज़ बेड़ा लगा करके रास्ता जाम होता था शहरों में कि आज बिजली चली गई, आज बिजली कब आएगी। लोग पंखा लेकर के सड़कों पर काफ़ी रात तक जो है दौड़ते रहते थे। लेकिन बिजली के क्षेत्र में इतनी अधिक उपलब्धता हुई है जिसको लेकर के आम जनमानस संतुष्ट है। और किसानों को हम मुफ्त बिजली भी देने जा रहे हैं सिंचाई के लिए। तो हमारी जो योजनाएं हैं, किसान कैसे मजबूत हो, किसान कैसे खुशहाल हो, हर योजना हमारी किसानों, हमने केसीसी का कर्जा किसानों का माफ़ किया, हमने खाद की व्यवस्था किया, हमने जो गौशाला की बात कर रहे हैं उसके गौशाला बना करके उनको उसमें रोकने की बात किया, हमने उनको बिजली फ्री देने की बात हम कर रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर नलकूप लगाने के लिए पूरा कनेक्शन की छूट दिया उनको। और आज भी कनेक्शन लगा रहे हैं और सिंचाई के लिए कनेक्शन ले रहे हैं, उससे अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सिंचाई कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसान खुशहाल हो। उनकी हम व्यवस्था, जो आपके आलू है, टमाटर है,
या अन्य जो हमारी कच्ची फसलें सब्जियों की खेती होती है। आप जानते हैं हमारा यूगोस्लाविया क्या कहते हैं इजराइल से हमारा गठबंधन हुआ है। एक बढ़िया शोधित हम आपके सब्जियों का पौधा दे रहे हैं, आपको बागवानी का पौधा दे रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों की साइड आमदनी बढ़े। हमने मत्स्य पालन को भी ज़्यादा जोर देने का काम किया है, हमने मुर्गी पालन को भी जोर दिया है, हमने डेयरी पर भी ज़्यादा लोगों को प्रयास किया है कि ज़्यादा लोग दूध की क्रांति में हिस्सा लें और डेयरी को अपना चलावें। तो ये हम किसानों को साइड बिजनेस से लेकर के उनके ओरिजिनल बिजनेस तक हमने हर काम को किसानों की खुशहाली और मजबूती के लिए किया है, आगे भी करेंगे। किसान हमारे एजेंडे में है। अंतिम सवाल, युवाओं की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसी के साथ साथ दूसरा सवाल महंगाई। इन मुद्दों की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के नेता अक्सर इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, अपोजिशन इसको मुद्दा बना रहा है बड़े पैमाने पर। हमने देखा किस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह महंगाई है। आप मानते हैं? देखिए, पहली ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जिसने तमाम दुश्वारियों के बाद, यानी कोरोना जैसी महामारी को झेलने के बाद भी लगभग 4.5 लाख लोगों को नियुक्तियां की हैं और बड़ी पारदर्शी तरीके से किया। आज आपको पता होगा कहीं भी एक आदमी ये नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि हमको कहीं नौकरी के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर कहीं हमको कोई घूस देना पड़ा हो। इसके पहले की सरकारें थी, एक जगह 10 जगह निकलती थी तो 10 लोग झोला लेके निकल जाते थे, हम करा देंगे, हम करा देंगे, हम करा देंगे। पूरी लूट मची हुई थी। हमने उसको रोका और रोक करके पारदर्शी तरीके से हमने बगैर किसी भेदभाव के हमने लोगों की नियुक्तियां की हैं और पारदर्शी तरीके से की है। आगे हमारी योजना है कि प्रत्येक परिवार को एक रोज़गार देने की हमारी योजना है। हम बेरोजगारी को हर हालत में किसी भी तरह से उनको रोज़गार दे के, उनको नौकरी दे करके, उनको विकास के मुद्दे से जोड़ करके हम हर व्यक्ति को रोज़गार देना चाह रहे हैं। आज भी जो स्वयं सहायता समूह गाँव में हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही, हम जो बैंक के सचिव हैं, सखी बैंक के सचिव हैं, उनको 4,000 रुपया दे रहे हैं। जो सामुदायिक शौचालय की हमारी बहन देख रहे हैं उसको 6,000 दे रहे हैं। जो हमारे स्वयं सहायता समूह को दे रहे हैं उनको 1,000 दे रहे हैं। उनको क्रियाशील पूंजी 1 लाख रुपया देने जा रहे हैं। यानी हम हर हालत में चाहते हैं कोई हमारी बहन किसी भी पति या परिवार के हाथ सामने अपने टिकुली सिंदूर के लिए हाथ न फैलावे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो बेरोजगारी एक मुद्दा था उसको बड़ी तेज़ी के साथ हम आगे कम करने के लगे हुए हैं, लेकिन सारा काम हमारा पारदर्शी तरीके से है और किसी के पक्षपात में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। महंगाई जो आप बता रहे हैं, महंगाई तो थोड़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ पैसा भी लोगों के पास बढ़ा है। जो मजदूरी आज गांव में 250 था, आज वो मजदूरी 400 हो गई, 600 हो गया। तो ऐसा नहीं, एक तरफ हम मनरेगा के माध्यम से उनको रोज़गार भी दे रहे हैं, उनको अन्य रोज़गारों से भी जोड़ रहे हैं। तो चूँकि जो महंगाई, आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का मामला है। डीजल का जो खपत या पेट्रोल का हमारे देश में होता है, मुश्किल से 30 से 40% हमारे देश में पैदा होता है, 60% हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो रेट घटते और बढ़ते रहते हैं उसके अनुसार वो तय होता है। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।